नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं महाजनपद काल के ऐतिहासिक स्रोत, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी का आधार क्या है। तो जानकारी की बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय हमें मिलता है, भगवती सूत्र प्राप्त होता है, महावस्तु से हमें इसकी जानकारी मिलती है और अष्टाध्यायी से इसकी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिली है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, यहाँ से भी हमें 16 महाजनपदों की सूची मिली है। महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हमें गंधार और कंबोज की जगह शिवी और दसाण नाम से 2 जनपदों के नाम मिले हैं। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी उसमें 22 जनपदों का उल्लेख मिला है, तो यहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं 16 महाजनपद कौन से थे। तो पहला महाजनपद था अंग। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है जो बिहार में है। दूसरा मगध, गिरिब्रज या राजगृह इसकी राजधानी थी और पटना गया वाला क्षेत्र वर्तमान बिहार में है। काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में पड़ता है। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी राजधानी कुशावती, अयोध्या गोंडा का क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में। चंपा प्राचीन काल में व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। जो चंपा अंग की राजधानी ये प्राचीन काल में व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। अगला महाजनपद देखते हैं बज्जी। राजधानी थी वैशाली, मुजफ्फरपुर बिहार का क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में। उसके बाद मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा, ये देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद चेद की राजधानी शक्तिमती और ये बुंदेलखंड पड़ता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आधा आधा पड़ता है। बत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। बज्जी 8 कुलों का एक संघ गणतंत्र था। बज्जी जो महाजनपद था 8 कुलों का एक संघ यानी कि गणतंत्र था। महाजनपद 9 कुरु जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और मेरठ दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। पांचाल जिसकी राजधानी उत्तरी थी अहिछत्र और दक्षिणी थी कामपिल्ले, ये बदायूं फरुखाबाद बरेली का क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद 11 नंबर मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर, ये जयपुर का क्षेत्र पड़ता है वर्तमान राजस्थान में है। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद अस्मक इसकी राजधानी थी पॉटन या पोटली, गोदावरी तट महाराष्ट्र में पड़ता है। अवंती इसकी उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी थी महिष्मती, मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र वर्तमान में है ये। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर और कश्मीर हिंदू कुश पर्वत वाला क्षेत्र में ये वर्तमान में है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ये हमारे हो गए 16 महाजनपद। अब महाजनपद काल से महाजनपदों से संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं, कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था। तो उत्तर प्रदेश में जो थे, अब देखते हैं महाजनपद मानचित्र विस्तार, इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो उत्तर प्रदेश में थे 8 महाजनपद, बिहार में थे 3 महाजनपद, मगध, अंग और बज्जी भारत के बाहर थे, गंधार और कंबोज 2 महाजनपद और राजस्थान में एक था जिसका नाम मत्स्य। इनका ये विस्तार आप देख सकते हैं। ये दक्षिणी हिंदू कुश वाला ये है, ये यहाँ से यहाँ तक फैले हुए थे महाजनपद। देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे। तो एक तो था वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, चेद की राजधानी शक्तिमती, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी अहिछत्र। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे। काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, छेद, सूरसेन, कुरु, पांचाल, सबकी राजधानी और इनके नाम याद कर लीजिए। राजतंत्र बनाम गणतंत्र, कितने महाजनपदों में राजतंत्र था, कितने में गणतंत्र था, देख लेते हैं। तो राजा का पद इसमें वंशानुगत होता था राजतंत्र में, उसी वंश के राजा फिर उसका बेटा राजा बनते रहते थे। प्रमुख महाजनपद है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, इनमें राजा का पद वंशानुगत था। उसका गणतंत्र, सत्ता जन समूह या संघ के पास होती थी। जो गणतंत्र थे उसमें सत्ता जन समूह या जनता के पास होती थी। प्रमुख थे बज्जी, संघ और मल्ल। राजतंत्र था मगध, कौशल, वत्स और अवंती में और गणतंत्र था बज्जी, संघ और मल्ल में। मगध के उत्थान के कारण, मगध का उदय कैसे हुआ, कैसे मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। भौगोलिक स्थिति, राजगृह पहाड़ियों से घिरा था। प्राकृतिक सुरक्षा, गंगा, सोन, गंडक का संगम। जो मगध था वो राजगृह की पहाड़ियों से घिरा था। ये पहाड़ियाँ इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। गंगा, सोन और गंडक का संगम क्षेत्र वाला स्थान था मगध।
संसाधन इसमें क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठार से लोहे की खदानें, अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था। यानी कि जो खनिज संपन्न क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार, वो उसी के अंडर में था, इसलिए ये इसका उत्थान हुआ और ये समृद्ध हुआ। सैन्य शक्ति, सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर मगध ने किया। हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। ये पितृहंता वंश था, ये मगध का राजवंश था, मगध महाजनपद का राजवंश था, इसको पितृहंता राजवंश कहा जाता है। बिंबिसार इसमें हुआ था, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार इसका संस्थापक था, हर्यक वंश का। वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किए थे कौशल, वैशाली और मद्र के साथ। इसके द्वारा अपने राजवंश का विस्तार किया था। अजातशत्रु इसका पुत्र था। वैशाली और काशी को इसने जीता था। रथमूसल और महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग किया इसने। उदयन पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नाम से इसने पाटलिपुत्र को बसाया और राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। दोस्तों अब बता दो पितृहंता क्यों कहा जाता है कि जो बिंबिसार था उसको मारकर उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा था। यानी कि बाप को मारकर बेटा गद्दी पर बैठता गया, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा गया। अब देखते हैं राजगृह के बारे में। इसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा शहर था। यहाँ की साइक्लोपियन दीवारें वास्तुकला की बेजोड़ उदाहरण है। साइक्लोपियन दीवारें बहुत ही अच्छी कलाकृति से सुसज्जित होती थी, यहाँ की वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। शिशुनाग और नंदवंश। शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में मिलाया, राजधानी वैशाली ले गया। शिशुनाग जो था वो नंद वंश का संस्थापक था, उसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया और राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कालाशोक के समय, राजधानी वापस पाटलिपुत्र लाया। कालाशोक दोबारा वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। उसके बाद नंद वंश आता है। महापद्म नंद इसका संस्थापक होता है और नंद वंश का प्रथम शूद्र गैर क्षत्रिय उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य बना। नंद वंश जो था प्रथम शूद्र या गैर क्षत्रिय उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य बना, बाकी सभी क्षत्रिय साम्राज्य हुआ करते थे। नंद वंश का साम्राज्य, इसके पास 2 लाख पैदल सेना होती थी, अत्यंत शक्तिशाली सेना थी इसकी। यूनानी लेखकों के अनुसार नंदों के पास 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। अंतिम शासक घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण होता है। अंतिम शासक जो घनानंद होता है उसके समय ही सिकंदर का आक्रमण होता है भारत में। लोहा क्रांति, परिवर्तन का आधार। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे के हल का प्रयोग शुरू हुआ। परिणाम घने जंगलों की कटाई आसान हुई और खेती का विस्तार हुआ। अधिवेश उत्पादन में कृषि में अधिक उपज से शहरों का उदय हुआ। कृषि में अधिक उपज हुई तो शहरों का उदय हुआ। द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं। नगरों का उदय कैसे हुआ? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी और चंपा प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन बने। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। मृदभांड इसमें कौन कौन से मिले? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड इस काल की पहचान है। जो महाजनपद काल में उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं। प्राचीन नगर संरचना कैसी थी? तो शहरों में किलेबंदी शुरू हुई। नदी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए नगरों का राजनीतिकरण विकास किया गया। शहरों की किलेबंदी की गई, नदी में व्यापारिक मार्ग जो थे उन पर नियंत्रण किया गया, नगरों का रणनीतिक विकास किया गया। सिक्कों का चलन, कौन से सिक्के चलते थे? तब उस टाइम पे चलते थे आहत सिक्के, जो पीट पीट कर बनाए जाते थे। आहत सिक्के जिनको पंच मार्क कॉइन कहते थे। इस प्रकार के ये हथौड़ी से पीट पीट कर बनाए जाते थे। कुछ तांबे के प्रतीक पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि मिले हैं। इन पर कोई लेख नहीं होते थे। इन पर कोई लेख नहीं होते उस टाइम में। अवंती मालवा का गौरव। अवंती जो क्षेत्र था मालवा का गौरव था। मालवा के पठार में स्थित था। राजधानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। प्रसिद्ध राजा था चंद्र प्रद्योत। यहाँ लोहे की खदानें थीं जो आधे मगध को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनाती थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसको उसने भेजा था प्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए। प्रद्योत जो राजा था उसको पीलिया हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था। तक्षशिला के बारे में देखते हैं। व्यापार और संगम। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ये प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। पाणिनि, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यहीं से था।
विदेशी आक्रमण, ईरानी यूनानी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ईरानी यानी कि पारसी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश ईरान के राजाओं ने किया। साइरस, प्रथम असफल आक्रमण किया साइरस ने। उसके बाद डेरियस, 516 ईस्वी में पंजाब और सिंध को जीता डेरियस ने। प्रभाव क्या हुआ? खरोष्ठी लिपि, मौर्यकालीन कला पर प्रभाव पड़ा। सिकंदर का आक्रमण होता है इसी काल में 326 ईसा पूर्व। सिकंदर खैबर दर्रे से भारत आता है। हाइडेस पीस यानी कि झेलम या पितस्ता का युद्ध लड़ता है पोरस के साथ। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। बाद में उसकी सेना ने मना कर दिया, वापस लौट गया। भारत में सिकंदर 19 महीने रहा। कितने महीने रहा? 19 महीने। आरो यारो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कर प्रणाली जो थी बहुत ही फेमस थी। बुद्ध के समय 6 सबसे बड़े शहर चंपा, गृहराज, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी हुआ करते थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। तक्षशिला और गंधार अपने ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। जो सबसे फेमस शहर थे भगवान बुद्ध के समय में वो थे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। यहाँ से इनका लगभग कुछ से काफ़ी संबंध रहा महात्मा बुद्ध का। कुछ और प्रश्न विशेष देखते हैं। जीवक, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, जिसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। आजीवक संप्रदाय क्या था? तो मक्खली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। वज्र संघ में 8 कुलों का समूह था। वज्र संघ में 8 कुलों का समूह था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निर्याकस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। निर्याकस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक थे। प्रमुख समकालीन राजा कौन से हुआ करते थे? तो प्रद्योत था अवंती का राजा, उदयन था वत्स का राजा, प्रसेनजित था कौशल का राजा, अजातशत्रु था मगध का राजा, अवंतिपुत्र था सूरसेन मथुरा का राजा। धार्मिक वातावरण का उदय कैसा था? महाजनपद काल में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यह काल ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध एक बौद्धिक आंदोलन का समय था। क्षत्रिय राजाओं बुद्ध महावीर ने इस नए वैचारिक परिवर्तन का नेतृत्व किया। यानी कि ये काल में ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, कर्मकांड बहुत हुआ करते थे। तो क्षत्रिय राजकुमारों भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे इन्होंने परिवर्तन लाए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत की।